हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सावन का महीना चल रहा था। कभी बारिश कभी धूप के साथ दिन गुजर रहे थे। नाविका पांचों भाइयों की एक लौती छोटी बहन थी। नाविका की पांचों भाभियां समीक्षा, अरुणा, नीलम, कीर्ति और शगुन नाविका को बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक शाम सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी नाविका कहती है, भाभी सावन का महीना है, रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ नविका, मुझे याद है। तो इस साल क्या खास करना है? हर साल की तरह इस साल भी राखी अपने हाथों से ही बनाऊंगी या फिर ऑनलाइन कोई गिफ्ट हैम्पर देख लूंगी। भाभी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे इसमें इतना सोचना क्या है, वैसे भी बारिश का कुछ पता नहीं है, कब आ जाए कब नहीं, तो बाजार जाकर क्या परेशान होना। इससे अच्छा है घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही सब मंगवा लो। सही कह रही है दीदी। मैंने भी छोटे भाई के लिए ऑनलाइन ही काफी कुछ देखा है, वही मंगवा रही हूँ इस बार। हाँ नविका, सारी बातें एक तरफ और ये बात एक तरफ कि हम सबको भी अपने अपने मायके जाना है, तो सब कुछ टाइम से कर लेना ताकि हम सब भी टाइम से जा सके, क्योंकि अब हम अकेले तो जाएंगे नहीं, तुम्हारे भैया को साथ लेकर जाएंगे। शगुन सही कह रही है। जी भाभी, मैं सब समय पर कर दूंगी, आप चिंता मत करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर नाविका अपने कमरे में चली जाती है और अपनी भाभीयों की बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी पांचों भाभीयों का भी तो रक्षाबंधन है। उनको भी तो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी है। वो सब भी अपने मायके जाएंगी। हे भगवान, बस मेरी वजह से कोई दिक्कत ना हो उनको। मैंने तो सोचा था कि हम सब घूमने जाएंगे, पर अब क्या करूं? ऐसे ही अपने मन में सवालों का पिटारा लिए हुए नाविका घर के बाकी कामों में लग जाती है। एक सुबह नाविका की माँ रक्षाबंधन से पहले घर में पूजा रखती है। सभी लोग तैयार होकर पूजा में बैठ जाते हैं और पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं। तभी हेतल कहती है, पंडित जी, राखी का शुभ दिन आने वाला है। मेरे घर परिवार वालों को आशीर्वाद दे कि हर साल की तरह इस साल भी उनका रक्षाबंधन मंगलमय जाए। हेतल बहन, सब कार्य भली बाती होगा। रिश्तों को प्यार से संजो कर रखो। कोई गम एकता से नहीं जीत सकता, और रक्षाबंधन तो भाई बहन के पावन रिश्ते का प्रतीक है। हरिओम भगवान बुरी बला से बचाकर रखे आपके परिवार को। इतना कहकर पंडित जी दक्षिणा लेकर अपने घर चले जाते हैं और घर के बाकी सभी लोग अपने अपने कामों में मगन हो जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन हेतल सभी को आवाज देती है, समीक्षा, अरुणा, नीलम, कीर्ति, शगुन, नविका, कहाँ हो सबकी सब? जल्दी आ जाओ, देखो राखी वाला आया है। इतना कहकर सभी हेतल के पास आते हैं और देखते हैं कि एक राखी वाला राखी बेचने घर आया है, जिसके पास बहुत सुंदर सुंदर राखियां हैं। तभी हेतल कहती है, बेटा सबकी सब राखियाँ पसंद कर लो, बाजार में बहुत रश है, यहीं देख लो। ठीक है माँ जी। राखी वाले भैया, मुझे मेरे भाइयों के लिए सुंदर मोली के धागे से बनी राखी दिखा दो। भैया, मुझे ना सबसे महंगी वाली राखी दिखाना, जो मेरे भाई के कलाई की शान बढ़ा दे। मुझे भी वैसी ही चाहिए। मुझे वो राखी दे दो जिस पर भाई ब्रो ऐसा लिखा रहता है। वो क्या है ना, मेरे भाई बहुत कूल टाइप है, तो राखी भी तो कूल होनी चाहिए। मुझे नाग वाली राखी दे दो, साथ में लाइट वाली भी देना। मेरा भतीजा भी है, उसकी कलाई पर भी बांधनी है। आप मुझे ना मोर पंख वाली राखी दे दो। मेरे भाई का नाम कृष्णा है ना, तो हर साल मैं उसे मोर पंख वाली राखी बांधती हूँ। राखी वाला सभी को उनकी पसंद की राखियां दिखाता है। नाविका और उसकी भाभियां अपनी अपनी पसंद की राखियां ले लेती है, जिसके बाद हेतल राखी वाले को पैसे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। राखी वाले के जाते ही समीक्षा कहती है, माँ जी राखी तो ले ली, अब मिठाई, कपड़े, तोहफे वो सब भी तो लेने हैं। जी माँ जी, और फिर हाथों पर मेहंदी भी लगवानी है, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग भी करवानी है। जी माँ जी, अगले हफ्ते ही राखी है, कितना काम बाकी है। माँ जी, आप कल हमें पैसे दे देना ताकि हम बाजार जाकर खरीदारी पूरी कर लें। और पार्लर वाली को भी तो बुक करना है। अरे भाभी, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी। आप भूल गई, मैंने कोर्स किया हुआ है पार्लर का। आप बस सामान ले आना मार्केट से, मैं कर दूंगी। चलो ठीक है, आपस में देख लेना कि क्या करना है क्या नहीं। कल पैसे दे दूंगी मैं तुम सबको। इतना कहकर हेतल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हेतल सभी को खरीदारी करने के लिए पैसे दे देती है। नाविका भी अपनी भाभीयों के साथ बाजार जाकर
अपनी जरूरत का सब सामान लेती है। रक्षाबंधन में 2 दिन बचे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। तभी नाविका की 5 भाभियां उसके पास आकर कहती है, नविका सुनो, अब 2 दिन घर तुम्हें संभालना है, सारा काम, खाना, सब कुछ। हाँ नाविका, आज तुम हम सबकी फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग सब कर दो, फिर हम किचन का काम नहीं करेंगे। अब इतना महंगा ब्लीच फेशियल करवा के घर का काम करके ग्लो कम थोड़ी ना करवाना है। चलो शुरू हो जाओ तुम जल्दी से, क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा। मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। जी भाभी। नाविका अपनी भाभीियों के कहे अनुसार उनका काम करना शुरू कर देती है। जिसके बाद सारा काम करते करते नाविका को लगभग रात के 2 बज जाते हैं और उसकी 5 भाभियां अपने अपने कमरों में जाकर आराम से सो जाती है। और बेचारी नाविका खुद से कहती है, अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं खुद के चेहरे पर कुछ कर सकूं। कोई बात नहीं, भाभी तो खुश हैं, यही बहुत है। सुबह उठकर घर का काम भी करना है। इतना कहकर नाविका आराम से सो जाती है और अगले दिन उठकर घर का सारा काम करती है। जिसके बाद सब मिलकर घर की साज सजावट में लग जाते हैं और शाम को नाविका अपनी 5 भाभियों के हाथों पर मेहंदी लगाती है। और इन सब में वो इतनी थक जाती है कि उसके खुद के हाथ कोरे रह जाते हैं। और आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आता है। नाविका सुबह सुबह उठकर मंदिर में पूजा करती है और कुछ ही देर में सब तैयार होकर हॉल में आते हैं। तभी नाविका को देखकर समीक्षा कहती है, क्या बात है नविका, तुम तो हीरे की तरह चमक रही हो। अरे कौन सा डायमंड फेशियल करवा कर आई हो? और ये हाथों पर तुम्हारे मेहंदी, और ये दोनों हाथों पर कब लगवा कर आई तुम? अरे ये सूट, जहाँ तक मुझे याद है तुमने उस दिन मिठाई के अलावा तो कुछ नहीं लिया था। रातों रात ये सब हो गया? अरे बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों खड़ी हो? ये सब मैंने करके दिया है अपनी बेटी को, और उसके चेहरे पर किसी फेशियल की नहीं बल्कि अपने भाइयों के प्यार की चमक है। आज के त्योहार की खुशी की चमक है। अरे तुम सब अपने में इतना खो गई कि तुम सब ये भूल ही गई कि तुम सब की तरह उसे भी तो सजना है। जितना ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है उतना उसके लिए भी है। तुमने बस अपने भाइयों के लिए तोहफे लिए, नविका ने अपनी भाभियों के लिए भी लिए हैं। अरे तुम सबके मन में तो एक बार भी ख्याल तक नहीं आया उसका। भाभी, भाई ना होते ना ये त्योहार होता, ना आप होती, ना हम सबका साथ होता। मेरे लिए जितने जरूरी भाई हैं उतने आप भी हैं। आज के दिन हर बहन को सुंदर दिखने और खुश होने का हक है। अब जल्दी बैठो, सबको राखी बांधनी है मुझे। अपनी सास और ननद की बातें सुनकर नाविका की 5 भाभियों को अपनी गलती महसूस होती है और वो उससे माफी मांगती हैं। जिसके बाद नाविका बारी बारी अपने 5 भाइयों और भाभियों की कलाई पर राखी बांधती है और उसके बाद नाविका के 5 भाई और भाभी उसे तोहफा देते हैं। जिसके बाद नाविका के 5 भैया भाभी अपने अपने मायके में रक्षाबंधन के लिए जाते हैं और शाम के समय लौटते हैं। जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर घूमने जाता है। आरा और चेतन बहुत प्यारे से हस्बैंड वाइफ है। दोनों की शादी अभी नवंबर के महीने में ही हुई थी। कुछ ही हफ्तों में तारा ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। ऐसे ही एक शाम वो छत से कपड़े उतार कर ला रही थी और ठंडी हवाओं के चलने से उसे ठंड लगने लगती है और वो ठिठुरते हुए नीचे आती है और कपड़े साइड में रखकर सोफे के कोने में पैर ऊपर करके कांपती हुई बोलती है, अरे क्या हुआ बहू, तू ऐसे कांप क्यों रही है? तेरी तबीयत खराब हो रही है क्या? बोल। वो माँ बहुत ठंडी लग रही है। अभी तो दिसंबर का महीना भी नहीं आया और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है जैसे पता नहीं कितनी ठंड आ गई हो। ओहो, इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं है जो तू 4 कपड़े लाने में कांप रही है। थोड़ी सी हवा लग गई होगी। जा कमरे में लेट जा थोड़ी देर, जब ठंड आएगी फिर क्या होगा तेरा। माँ जी, आप मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए। नौटंकी कहीं की, अब कमरे तक छोड़ने जाऊँ इस महारानी को। तारा की बात सुनकर चांदनी उसे कमरे तक छोड़ने जाती है और लेटाकर कंबल उठा देती है और 2 घंटे बाद उसे ठीक लगता है और वो शाम का खाना बनाकर रख देती है। तभी चंदू भी आ जाता है और उसके लिए आइसक्रीम लाता है। ये देखकर खुशी के मारे वो आइसक्रीम खा लेती है। जिसके बाद सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और कुछ देर बाद वो अपने कमरे में फिर से कांपने लगती है।
ये देखकर चंदू उसे बोलता है। अरे क्या हुआ जान, तुम अचानक से कांपने क्यों लग गई? फीवर तो नहीं हो रहा तुम्हें? नहीं फीवर नहीं है, फिर अचानक ठंड कैसे लग रही है तुम्हें? चंदू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शायद आइसक्रीम खाने की वजह से ऐसा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे छत पर ठंडी हवा लग रही थी, तब भी मैं कांप रही थी, और अब फिर से मुझे ठंड लग रही है। कुछ कीजिए ना। अरे जान, अभी तक तो ठीक से सर्दियाँ आई भी नहीं और तुम कांपने लग गई। अच्छा मेरे पास आओ, फिर नहीं लगेगी। चंदू ये बोलकर उसे ब्लैंकेट के साथ हक कर लेता है और उसके साथ ऐसे ही बैठे बैठे सो जाता है। वक्त बीतता जाता है और दिसंबर आ जाता है। ठंड के मारे तारा नहाने के लिए बहुत सोचती है और फिर कैसे न कैसे नहा ही लिया करती है। ऐसे ही एक दिन वो टोपा शॉल ओढ़कर बाथरूम में अपने सामने बाल्टी में गर्म पानी देखकर कांपती हुई बोलती है, हे भगवान, आज क्या फिर से नहाना पड़ेगा? मेरी तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है नहाने की। हे भगवान, ये सर्दियाँ क्यों आती है? नहाने से तो मेरा जैसे विश्वास ही उड़ जाता है। ये बोलकर तारा गर्म पानी को ठंडे पानी में मिक्स करती है, लेकिन उससे ज्यादा पानी मिक्स हो जाता है। जैसे ही वो पानी में उंगली डालकर चेक करती है तो झट से पानी में से उंगली निकाल कर बोलती है, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, हाय ठंडा पानी, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक के जैसा लग रहा है। मैंने ज्यादा पानी मिला दिया। अब तो मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही, कैसे नहाऊं? कहीं इस पानी से नहाकर मैं बाथरूम में मर गई तो? यानी कि मैं बाथरूम में पड़ी रह जाऊंगी, या फिर इस पानी से नहाकर मुझे सर्दी जुकाम हो गया तो? नहीं 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 नहीं, फिर तो चंदू जी के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मुझे निमोनिया हो गया, उसका भी तो खतरा है। नहीं 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 नहीं, सर्दी आ चुकी है, सब लोग नहाने के फायदे ही बताएंगे, लेकिन जान भी तो प्यारी है ना, इसीलिए हिम्मत नहीं करूंगी नहाने की मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बस एक ही बात पता है कि जल ही जीवन है, तो घुमा फिरा के सारी बातों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आज तारा नहीं नहाएगी। पानी की बाल्टी बाय बाय। तारा ये कहकर पानी की कुछ बूंदे अपने मुंह पर छिड़क कर बोलती है, कितनी ठंडी हो गई है, पर मैं नहाकर शुद्ध भी तो हो गई। तारा बिना नहाए ही दूसरे कपड़े पहनकर रेडी हो जाती है और अपनी सास को सुबह का नाश्ता परोसती है। तभी उसकी शक्ल देखकर वो बोलती है, अरे बहू, तेरी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहीं माँ जी को पता तो नहीं चल गया कि मैं नहीं नहाई? अरे बहू, बताना क्या हुआ? तू सोई नहीं है क्या रात भर? तेरी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे तू नींद में उठकर आ गई हो। अरे कहाँ माँ जी, मेरी तो नींद पूरी ही पूरी है। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है? अच्छा ठीक है। अच्छा बहू, मैं क्या कह रही थी, सामने वाली पड़ोसन झंडे वाले मंदिर जा रही है रात में, तो हम भी चले, रात भर वहीं बैठेंगे थोड़ी देर। ओह नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता बाहर कितनी ठंड होगी, मेरी तो वहीं पर कुल्फी जम जाएगी। कुल्फी जम जाएगी तो आप उसे खा जाओगे। तो फिर क्या करूँ बहू, मना कर दूं उसे? अरे माँ जी क्या है, आप आराम से घर में बैठकर चाय पकोड़े खाइए ना, मूंगफली छीलिए, गुड़ खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। आइडिया बुरा नहीं है तेरा। चल फिर, जैसे तूने बोला है वैसे मुझे पकोड़े बना कर ला दे। कहाँ फंस गई मैं, अब पकोड़े भी मुझे ही बनाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, बना देती हूँ, फिर खुद भी खाऊंगी। ये बोलकर तारा पकोड़े बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर में वो उसके सामने पकोड़े रखते हुए बोलती है, के लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म पकोड़े। अब तू इतने प्यार से लाई है तो खाऊंगी ही। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। तारा बिल्कुल भी नहीं नहाती, बस मुंह धोकर कपड़े बदल लिया करती। रोज वो यही करती। ऐसे ही दोपहर का वक्त था। तारा अपनी सास के साथ सोफे पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी चांदनी को गंदी सी बदबू आने लगती है और वो बोलती है, अरे बहू, कहीं से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, तुझे आ रही है क्या? कहीं मेरे ना नहाने की वजह से मेरे अंदर से बदबू तो नहीं आने लग गई? ना 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 माँ जी, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही, आपको ही आ रही है बस। अरे बहू, तेरी नाक खराब हो गई है क्या? इतनी बदबू आ रही है, कहीं चूहा तो नहीं मर गया इस सोफे के नीचे? नहीं माँ जी, मैंने सुबह ही साफ किया था, कुछ भी तो नहीं है, सब सही है। ओ बहू, मुझे बहुत गंदी बदबू आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, लगता है अब मुझे परफ्यूम लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहाए 10 दिन बीत गए हैं। कुछ देर बाद चांदनी कमर पर बाम लगाने के लिए अपनी बहू के पास जाती है और उसे फिर से बदबू आने लगती है। वो कुछ कहती नहीं, मगर बाम लेकर चली जाती है।
तभी वो कमरे के बाहर जाकर छुपकर तारा पर नजर रखती है। तभी तारा अपना परफ्यूम ढूंढते हुए बोलती है, अरे यार, जब किसी चीज की जरूरत होती है ना तभी नहीं मिलती है। कहाँ मर गया वो परफ्यूम? अगर नहीं लगाया तो माँ जी को पता चल जाएगा कि मैं नहीं नहाई। इसका मतलब मैं सही थी, वो गंदी बदबू बहू में से आ रही थी। पता नहीं सडेली कब से नहीं नहाई, लेकिन अब मैं इसे नहलाऊंगी, बस कल सुबह हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह चांदनी उसके कमरे में आती है और बोलती है, अरे बहू, मैं तेरे लिए गर्म पानी की बाल्टी लाई थी, वो मैं अभी नहीं नहा रही, थोड़ी देर बाद नहाऊंगी, इसलिए पानी ठंडा होने से पहले तू नहा ले, वरना ये गर्म पानी वेस्ट हो जाएगा। अरे माँ जी, आप नहा लीजिए ना, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं घर का काम करके नहा लूंगी। अरे नहीं बहू, तू इस पानी से नहा ले, तुझे पता है ना बिजली का बिल कितना आता है, जा नहा ले, वरना पानी ठंडा हो जाएगा। पता नहीं माँ जी को भी क्या वैर है मुझसे, गर्म पानी की बाल्टी ला कर रखती यहाँ पर। वैसे तो इनसे कुछ उठता नहीं है, लेकिन ये भरी हुई पानी की बाल्टी ले आई। ठीक है माँ जी, नहाने जा रही। ये बोलकर तारा जब अपनी नहाने के लिए बाल्टी बाथरूम में रखती है तो चांदनी बाहर कान लगाकर सुनती है, ताकि उसे नहाने के शोर से यकीन हो जाए कि उसकी बहू नहा ली। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तारा पानी फैलाकर मुंह पर पानी छिड़क कर जल्दी से बाहर आती है। चांदनी को उसके बाहर आने का पता लगता ही है कि वो 4 कदम पीछे हो जाती है और अपनी बहू को देखकर बोलती है, अरे बहू, तू नहाई नहीं क्या? अभी भी कैसे सूखी सूखी सी लग रही है। नहीं माँ जी, मैं तो नहा ली, पर आप यहाँ कैसे? गई नहीं? अरे बहू, मैं तेरा यहीं बैठकर इंतजार कर रही थी, लेकिन तू मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही। वो चमक है ही नहीं तेरे चेहरे पर नहाने की, इसलिए 1 बाल्टी पानी और गर्म कर ले और इस बार अच्छे से नहा कर आजा। अरे माँ जी, पर मैं नहा ली, अब क्या बार बार जाऊँ नहाने के लिए? बहू, चल जा और नहा कर आ, और अच्छे से नहा के आना इस बार। तारा ना चाहते हुए भी दोबारा बाथरूम में जाती है और बाल्टी रखकर खुद से बोलती है, माँ जी तो मुझे बिना नहलाए मानेगी नहीं। अब वो शायद मेरे बाथरूम के बाहर इसीलिए आकर खड़ी है ताकि देख सके कि मैं नहा रही हूँ या नहीं। अब मुझे सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा और यकीन दिलाना पड़ेगा। ये बोलकर तारा मग में पानी लेकर ऊपर से जमीन पर डालती है और ड्रामा करते हुए बोलती है, कितना ठंडा पानी है भगवान, मुझे बहुत ठंड लग रही है, की बार तो मुझे नहाना पड़ेगा। इस तरह पानी फैलाकर आवाज करके वो नहाने की एक्टिंग करती है और बाहर कान लगाए चांदनी बोलती है, चलो आखिरकार बहू ने नहा ही लिया, मेरी तरकीब काम आई। कब से घर में बदबू फैला रही थी बिना नहाए। चांदनी को इस बात का धोखा हो जाता है, जबकि असल में तो तारा नहाई ही नहीं थी। तारा बाहर आती है और बोलती है, माँ जी मुझे ठंड लग रही है, मैं थोड़ी देर धूप में बैठ रही हूँ, आप भी नहा लो। ठीक है बहू। ये बोलकर चांदनी खुद भी नहा लेती है और धूप में बैठने छत पर आती है और अपनी बहू को खुद से बात करता हुआ सुन लेती है, जिसके बाद चांदनी को फिर से यकीन हो जाता है कि उसकी बहू नहीं नहाई। अब उसको नहलाने के लिए वो अगले दिन जानबूझकर उस पर बाल्टी से पानी फेंकती है, जिसके बाद तारा को बहुत ठंड लगती है और वो बोलती है, अरे माँ जी क्या किया आपने? अपने आप मुझे गीला कर दिया। अरे आपको पता है ना मुझे नहाना पसंद नहीं है, आपने कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है। बहू, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तू अचानक से सामने आ गई, मैं तो हॉल को धो रही थी। तुझे ठंड लग जाएगी, जा बहू जल्दी से नहा ले। अब की बार बहू तू पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, नहाना तो तुझे पड़ेगा ही। इस बार तो सचमुच तारा को नहाना ही पड़ता है और इस बात से वो चिढ़ जाती है और अपने पति से सास की शिकायत कर देती है, जिसके बाद चंदू बोलता है, माँ आपने ऐसा क्यों किया? तारा पर पानी क्यों डाला? बेटा मैंने जानबूझकर नहीं किया, बहू अचानक से सामने आ गई। नहीं चंदू जी, माँ जी झूठ बोल रही है। अच्छा ये छोड़, तो मैं क्या करती? तुझे बहू अजीब सी नहीं लगती क्या? इतने दिन से नहाई नहीं। अरे इसके शरीर में खुजली, रैशेज या कोई और परेशानी हो गई तो? 15 दिन से नहीं नहाई है, मैंने खुद इसके मुंह से सुना। क्या सच में माँ? हाँ बेटा, अगर ये एक दिन छोड़कर भी एक दिन नहाए तो कोई बुरी बात नहीं। मानती हूँ सर्दी है, रोज मत नहा, पर इतने दिन थोड़ी। बहू घर की लक्ष्मी होती है, रोज पूजा पाठ भी बिना नहाए धोए करे अच्छा लगता है क्या? इसलिए समझा रही हूँ इसे अभी मैं। चांदनी की ये बात सुनकर तारा को अपने किए का पछतावा होता है और वो उसकी बात सुनकर
सर्दी में अच्छे से नहाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।